अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज चलते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 4A की तरफ। चैप्टर जो है वो 5th है और इसका नेम है हमारे पास फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, हमारे पास जो है इसके इंट्रोडक्शन में अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन में आपको जो है मैटर की जो स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, इनकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसमें आती हैं। सॉलिड की बात करें तो अगर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों की बात करें तो इनकी शेप की बात करते हैं। सॉलिड्स जो होती हैं उनकी एक डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, लिक्विड जो होती हैं जिस भी कंटेनर या किसी भी बर्तन जिसमें भी इसको डाला जाता है, उंडेला जाता है, वो उसी की शेप जो है वो गेन कर लेते हैं। ठीक है, जबकि गैसेस जो होती हैं उनकी कोई शेप नहीं होती। ठीक है, आपको पता है ना कि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, तो दूर दूर होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, उनकी कोई एग्जैक्ट शेप नहीं होती। ठीक है, अच्छा, तो अब अगर इनमें जो मॉलिक्यूल्स होती हैं, तीनों के मॉलिक्यूल्स, इनमें जो इंट्रैक्शन है या इनके अट्रैक्शन की जो फोर्सेस है उनकी बात करें तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, लिक्विड में उससे कम होती हैं, जबकि गैसेस में बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। गैसेस में फोर्सेस वीक होने की वजह से ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, जबकि सॉलिड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो पास पास होती हैं, इनमें अट्रैक्शन की फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, वो एक दूसरे को बाउंड जो है वो किया हुआ होता है, जिसकी वजह से वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, जबकि लिक्विड में इन दोनों के इन बिटवीन होती हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो है आपको पता है कि इनमें हमारे पास जो है स्पेसेस जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं होती। सॉलिड में, लिक्विड में माइनर होती है, जबकि गैसेस में बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो ये सिंपल से इसमें जो है प्रॉपर्टीज़ है कि इनकी शेप है, उसके अलावा इनमें जो डिस्टेंस है या इनकी फोर्सेस जो हैं उसके बारे में इंट्रोडक्शन में बताया गया है। सिंपली आप एक दफ़ा रीड आउट करेंगे, इसमें जनरल प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गैसेस की, तो इसमें हम डिटेल में इसको पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बारे में जितनी भी इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके अलावा इनकी जो हमारे पास डिफरेंट लॉज हैं गैसेस के लिए, वो हम जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टिपिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास आती है डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफ्यूजन जो है उसका मतलब ही यानी डिफ्यूज़ कर जाना, फैल जाना। ठीक है, तो सिंपल वर्डिंग में ये है। ठीक है, अगर हम इस की प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो डिफ्यूजन जो है एक्चुअल में होता क्या है, स्पॉन्टेनियस यानी अचानक से। ठीक है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन एंड कलियन टू फॉर्म अ होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या, स्पॉन्टेनियस कहते हैं फ़ौरन से। ठीक है, एकदम से मिक्सिंग होना, उसमें क्या होता है, हम दो डिफरेंट गैसेस को हम मिक्सअप करेंगे। आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, लेकिन जब उसको एक कंटेनर में आप बंद कर देंगे तो ऑब्वियसली उनकी स्पेस कम हो जाएगी ना। जब उसको प्रेशराइज्ड कर देंगे, हम ऊपर से प्रेस करेंगे, तो आपको पता है प्रेस करने से वॉल्यूम उसका जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जिस भी कंटेनर में उनको डाला गया है, रखा गया है, वो उस कंटेनर की वॉल्स के साथ भी स्ट्राइक करेंगे, टकराएंगे, या फिर एक दूसरे के साथ भी टकराएंगे, और इनमें जो है वो मूवमेंट हो रही होती है इस दौरान। कोलिजन की एक्चुअल में मूवमेंट की वजह से इनमें कोलिजन होती है। अब कोलिजन से जो है इनमें रैंडम मोशन होती है और कोलिजन होती है। ठीक है, अब होमोजीनस का मतलब होता है एक तरह से। ठीक है, जो एक जैसा लग रहा हो। तो हमारे पास जो है, जैसे आप लोग देखते हैं आइसक्रीम जो है, ठीक है, उसमें फ्लेवर जो है वो होमोजीनस होता है। ऐसा तो नहीं ना होता, कहीं पे वो क्या होती है, टेस्टलेस होती है, कहीं पे वो मीठी होती है, कहीं पे वो कड़वी होती है। ठीक है, यहाँ इस तरह तो नहीं ना होता, एक जैसा उसका फ्लेवर होता है। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें सिर्फ ब्लू नज़र आ रहा है, यहाँ पे ओनली रेड, जबकि यहाँ पे दोनों मिक्स होके एक जैसा जो है वो दिखा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक साइड पे सारे ब्लू हैं और एक साइड पे सारे रेड हैं, बल्कि दोनों मिक्स हैं। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, तो यहाँ पे दो डिफरेंट गैसेस दिखाई गई हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है। तो क्या होगा, इनमें एक जो है वो हमने रुकावट रखी हुई है, रेजिस्टेंस रखी हुई है, लाइक। ठीक है, जैसे ही मैं उसको हटाऊंगी, अब मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के साथ पहले से ही जो है वो कोलाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, वॉल्स के साथ टकरा रहे हैं। जब मैं ये रुकावट हटाऊंगी, ये मूव करते करते इधर आ जाएंगे और ये भी इधर, इस तरह करते करते ये मिक्सअप हो जाएंगे। ठीक है, एक्चुअल में क्या हुआ, इनमें स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग हुई, किससे, रैंडम मोशन और कोलिजन से। ठीक है, तो हमारे पास एक होमोजेनस मिक्सचर फॉर्म हो गया। इसी तरह हमारे पास जो है वो इफ्यूजन है। इफ्यूजन में एक्चुअल में होता क्या है, एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ टाइनी होल इनटू स्पेस विद लेसर प्रेशर। ठीक है, चलें इसके लिए हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो है हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक है,
कंटेनर है, उसमें हमने जो है इसमें हमने एक कंटेनर लिया, इसमें आप लोगों ने ओनली वन टाइप ऑफ गैस जो है वो रख दी, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स। अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो रेड एरोज शो कर रहे हैं 4 डायरेक्शंस में, राइट, लेफ्ट, अपर एंड लोअर साइड पे, ठीक है, ये शो कर रहे हैं कि ये मूव कर रहे हैं, ये प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जिस भी कंटेनर में रखोगे गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से भी टकराएंगे और उस कंटेनर की वॉल्स के साथ भी टकराएंगे और प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब ये एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे होती हैं, जैसे ही वो ये होल बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये जो रेड एरो शो कर रहा है, तो यहाँ पे जब वो आएंगे कोलाइड होने के बाद ये इस होल से जो है वो स्पेस में चले जाएंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं इफ्यूजन, ठीक। डिफ्यूजन में हम एक सिंपल एग्जांपल में देना भूल गई, जैसे आप लोग जो है वो कोई भी सेंट यूज़ करते हो या फ्रैग्रेंस, जब आप उसको लगाते हो, ठीक है, स्प्रे करते हो, तो कुछ वक्त के बाद वो पूरे रूम में फैल जाती है। एक्चुअल में वहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस हुआ है, ठीक है। अब इफ्यूजन की बात करें तो जब ये होल से स्पेस में जा रहा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, ठीक है, तो इस एक्चुअल में इस प्रोसेस को हम इफ्यूजन बोलेंगे, ठीक है। मूवमेंट ऑफ या स्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ टाइनी होल इनटू अ स्पेस विद लेसर प्रेशर, ठीक है। इसमें हमारे पास एग्जांपल जो आती है वो टायर पंक्चर हो जाना, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, यही होता है ना कि उसमें छोटा सा होल होने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं, कम प्रेशर वहाँ होता है, ठीक है, अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है। ये हमारे पास आ गई इफ्यूजन, ठीक है। मोस्टली इसमें आपको डिफरेंस आ जाता है डिफ्यूजन और इफ्यूजन में। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेशर। अच्छा, एक चीज़ जो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वो ये कि चाहे डिफ्यूजन का प्रोसेस हो या इफ्यूजन का, हमेशा जो गैस जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो या जो वज़न में कम हो, जिसका मैस कम हो, ठीक है, वो जल्दी जो है वो डिफ्यूज़ हो जाती है, जिसका ज़्यादा हो वो स्लोली होती है। ओके, अब बात करते हैं तो प्रेशर की सिंपली डेफिनेशन है जो आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ी होगी। सिंपल इसमें आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसके अलावा इसका फॉर्मूला लिखना है P = F/A। इसका यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, जबकि एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो ये नीचे +2 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगा, तो बन जाएगा न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इसका यूनिट। उसके अलावा जो है प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो हमारे पास हैं 2 तरह के, एक होता है बैरोमीटर और एक होता है मैनोमीटर। बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि मैनोमीटर जो है वो लेबॉर्ट्री में प्रेशर चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि हमारे पास स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कंप्रेसिबिलिटी है और मोबिलिटी, उसके अलावा डेंसिटी ऑफ गैसेज है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, इसमें सिंपली आप लोगों ने जो है वो बुक से इसको याद करना है, इसकी डेफिनेशन को। उसके अलावा जो है कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी और डेंसिटी ऑफ गैसेज मैं अभी आपको मज़ीद समझा देती हूँ। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। एटमॉस्फेयर का जो स्टैंडर्ड प्रेशर है सी लेवल पे, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास जो कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन है, यानी उसकी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एट द सी लेवल। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मर्करी कॉलम ऑफ 760 मिलीमीटर हाइट एट सी लेवल। सिंपली ये डेफिनेशन है। इसमें हमारे पास जो है सिंपल आप लोगों ने याद रखना है कि सी लेवल पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है वो चेक किया जाता है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसमें हमारे पास जो है वो कुछ वैल्यूज़ गिवन है यहाँ पे। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर = 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो सी लेवल पे जब उसको मेजर किया जाता है तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो इक्वल होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के। अब 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है वो इक्वल होता है 760 टॉर के, ठीक है। अब क्या हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं 1 ATM = 760 टॉर, ये भी लिख सकते हैं, या इस तरह भी लिख सकते हैं कि जितने एक्चुअल में 1 ATM = होता है 760 के ना, तो 760 जितना मिलीमीटर ऑफ मर्करी में होगा उतना ही टॉर में होगा, ठीक है। यानी 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी = 1 टॉर और 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी = 760 टॉर, ठीक है। सिंपली ये आप लोगों ने याद रखना है कि मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है वो टॉर के इक्वल होता है। अब 1 ATM जो है वो उसकी एक और वैल्यू है हमारे पास 10132 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। उसके अलावा पास्कल्स में इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। तो कंप्रेसिबिलिटी एक्चुअल में होती क्या है, कंप्रेस करना। अब आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्पेसिस होती हैं। स्पेसिस होने की वजह से उसको हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस करने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ जाएंगे
उनमें स्पेसेस कम हो जाएंगी, ठीक है। तो जबकि सॉलिड्स जो होते हैं उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, उसकी रीज़न ये है कि उनमें ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के पास पास होते हैं। यहाँ हम सिंपली जो है वो गैसेस को डिस्कस करेंगे क्योंकि हम गैसेस का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनकी टिपिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब मोशन, मूवमेंट, ठीक है। तो आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो उनमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, वो हमेशा जो है मूव करते रहते हैं, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि मूवमेंट में जो एनर्जी यूज़ होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो सिंपली इसमें यही आपने सिंपल चीज़ें हैं, जनरल बातें हैं। गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन, दे कैन मूव फ्रॉम वन स्पेस टू अनदर बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स possesses very high kinetic energy. They occupy spaces that they move through empty spaces that are available for the molecules to move freely. This mobility or random motion results in mixing of gas molecules, ठीक है। ये भी सिंपली हमने वही बात की है जहाँ डिफ्यूजन में जो हमने पढ़ा था कि गैस मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती हैं, स्पेसेस, और उसके अलावा इनमें मोशन भी बहुत ज़्यादा होती है। मोशन इसलिए होती है क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या करते हैं, ये हर वक्त मूव करते रहते हैं। मूवमेंट से इनमें जो है वो रैंडम मोशन होने की वजह से इनमें मिक्सिंग होती है और होमोजेनस मिक्सचर भी बनती हैं। डेंसिटी ऑफ गैसेस, तो गैसेस जो होती हैं उनकी डेंसिटी लो होती है। आपको पता है कि जिस चीज़ की डेंसिटी लो होगी वो क्या करेगी, वेपराइज हो जाएगी, ठीक है। तो आपको पता है गैसेस जो हैं वो इजीली वेपराइज हो जाती हैं क्योंकि वो लो इन वेट होती हैं या उनकी डेंसिटी कम होती है। एक्चुअल में डेंसिटी कम इसलिए होती है क्योंकि एक तो उनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, दूसरा उनका मैस कम होता है, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला यही है ना, D=m/v। तो इसमें अगर आप देखें तो अगर हमारे पास वॉल्यूम ज़्यादा हो और मैस कम हो तो डेंसिटी ऑब्वियसली कम आएगी, ठीक है। तो डेंसिटी कम होने की वजह से गैसेस जो हैं वो इजीली वेपराइज हो जाती हैं, ठीक है। डेंसिटी जो है उसको हम डिफरेंट यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, गैसेस की डिफरेंट और लिक्विड्स की डिफरेंट, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग देयर प्रेशर। एक्चुअल में स्टूडेंट्स होता ये है कि जब हम किसी गैस का जो है टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, यानी जो है उसका टेम्परेचर कम कर देते हैं, वो कूलिंग पे आ जाती है ना, जब कूल हो जाएंगी तो मॉलिक्यूल्स फ्रीज हो जाएंगे ना एक दूसरे के पास आके। एक्चुअल में उस वक्त उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। उनका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा और डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ यूनिट्स दिए गए हैं। लिक्विड एंड सॉलिड डेंसिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो जबकि गैसेस की डेंसिटी जो है वो डेसीमीटर पर क्यूब में मेजर की जाती है। ये हमारे पास एट नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है, फॉर एग्जांपल एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, जबकि टेम्परेचर चेंज करने से 0 डिग्री सेल्सियस पे वो कितनी हो गई है, 1.5 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये चेंज आपको नज़र आ रहा है ना कि टेम्परेचर चेंज करने से डेंसिटी की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। जो गैस की हमने लॉज पढ़नी है उसमें हमारे पास बॉयल्स लॉ है और चार्ल्स लॉ है। फर्स्ट वन जो है बॉयल्स लॉ है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक्चुअली बॉयल्स लॉ है क्या? रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट था, उसने ये लॉ जो है वो पेश किया 1662 में। उसने ये बोला कि हमारे पास अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें, ठीक है, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें तो गैस जो हमारे पास गिवन गैस होगी उसके मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये था इसका बॉयल्स का लॉ कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर को चेंज मत करें, ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन गैस होगी उसके मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर वॉल्यूम को V से, प्रेशर को P से रिप्रेजेंट करें तो ये इस तरह रिएक्शन ये इक्वेशन इस तरह लिखी जा सकती है, ठीक है। आपको पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करके कांस्टेंट आता है, तो लिखेंगे V K1/P। अब आपको पता है कि कांस्टेंट एक साइड पे होता है जबकि वेरिएबल्स एक साइड पे, तो P यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा PV K। K क्या है हमारे पास? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ओके, तो इस को हम PV K इस तरह हमारा जो बॉयल्स का लॉ, इसकी एक और डेफिनेशन आती है, वो ये कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ ऑलवेज कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है।
ओके नेक्स्ट हमारे पास अगर हम लिखें P1 V1 जो है, हाँ ये एक हमारे पास दो इक्वेशंस है, एक है P1 V1 इज इक्वल टू ये 1 है, और P2 V2 इज इक्वल टू के, ये है 2 रिएक्शन नंबर या इक्वेशन नंबर 2। P1 क्या है हमारे पास इनिशियल प्रेशर है, ठीक है, जबकि P2 हमारे पास क्या है फाइनल प्रेशर। इस तरह V1 इनिशियल वॉल्यूम, V2 फाइनल वॉल्यूम है, ठीक है। तो हमारे पास आपको पता है इन दोनों जो हमारे पास इक्वेशंस हैं इनमें के जो हैं कॉन्स्टेंट्स हैं, P1 P2 V1 V2 ये वेरिएबल्स हैं। तो कॉन्स्टेंट्स को हम फिर ऐसी सिचुएशन में नहीं लिखते, अब लिखेंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये हमारे पास फाइनल आ गई, ठीक है। अब इस लॉ को हम क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे कि अगर किस तरह प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, हमारे पास 4 सिलेंडर्स हैं, ठीक है, इनमें हमारे ऊपर जो है वो मूवेबल पिस्टन्स लगे हुए हैं, यानी लाइक अ वेट, ठीक है। तो अब क्या होगा, फर्स्ट पे हमारे पास जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है जो वो है 2 atm, और इस वक्त हमारे पास वॉल्यूम है 1, प्रेशर की वैल्यू 2 है जबकि वॉल्यूम 1। अब मैं प्रेशर को बढ़ा के 4 डबल करती हूँ प्रेशर, तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो हाफ हो जाएगा 0.5, ठीक है। इसी तरह अगर मैं प्रेशर को मज़ीद बढ़ाऊँ 6 पे ले जाऊँ तो हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगा 0.33, फिर मज़ीद इस प्रेशर को बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो गया मज़ीद कम, यानी 0.25, ठीक है। तो आपने देखा जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं वॉल्यूम कम होता जा रहा है, ठीक। लेकिन हमारे पास वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी पीवी की। अब उसको देखते हैं कैसे। P1 V1 इज इक्वल टू, P1 की वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास 1, ये है 2, ये 3 एंड ये 4। P1 की वैल्यू क्या है 2, जबकि V1 की वैल्यू है 1, तो मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 2 atm एंड डेसीमीटर क्यूब। P2 V2 की वैल्यू अप्लाई करते हैं, P2 हमारे पास 4 था जबकि V2 हमारे पास 0.5 था, तो क्या आ गया 2। इसी तरह P3 V3 की वैल्यू 6 और 0.33, फिर से भी 2 आ रहा है। यानी हमने यहाँ पे ये बात की कि जब कभी भी हम प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम देखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो हमारे पास हमेशा वैल्यू कांस्टेंट आएगी। तो ये चीज़ यहाँ पे हमारी जस्टिफाई हो गई कि जब कभी भी हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम फाइंड करें तो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी। ये हमारा लॉ जो है यहाँ पे वेरीफाई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है इसके बाद इसकी जो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो है कुछ आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो देखते हैं। ये है हमारे पास अ गैस विद वॉल्यूम 350 सेंटीमीटर क्यूब हैज़ अ प्रेशर ऑफ 650 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इफ़ द प्रेशर रिड्यूस टू 325 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, कैलकुलेट व्हाट विल बी इट्स न्यू वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम V1 हमारे पास है 350 सेंटीमीटर क्यूब, प्रेशर है 650 P1, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि अगर हम प्रेशर को कम करके 325 कर दें, यानी P2 हमारे पास ये आ जाएगा, तो फिर V2 उस वक्त क्या होगा, ठीक है। सिंपली वही हमने फॉर्मूला लगाना है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। फाइंड हमने क्या करना है V2, तो V2 को यहीं रहने देंगे, P2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी P1 V1 ओवर P2 इज इक्वल टू V2। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 325 से डिवाइड किया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 700 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डबल्ड बाय रिड्यूसिंग इट्स प्रेशर टू हाफ, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है इसमें हमारे पास जो है 785 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस वाज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर अंडर अ प्रेशर ऑफ 650 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इफ वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड टू 350, व्हाट विल बी द प्रेशर। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखती हैं ये हमारे पास क्या है सेंटीमीटर क्यूब से, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये वॉल्यूम है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम का ये हमारे पास यूनिट होता है। V1 हमारे पास है 785, जबकि हमारे पास प्रेशर क्या है उस वक्त 600 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये P1 है। अब क्या होगा, ये है हमारे पास V2, तो P2 फाइंड करना है। फिर से वही फॉर्मूला लिखेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। फाइंड क्या करना है P2, तो P2 को यहीं रहने देंगे, V2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, यानी P1 V1 ओवर V2 आ जाएगा। वैल्यूज़ पुट की, इनको मल्टीप्लाई किया, इस पर डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये, ठीक है, 1345.7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। ये मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, तो इसको हम ATM में भी चेंज कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 760, जैसे हम जो आप लोगों ने स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो यूनिट्स पढ़े थे ना, ये उसको हमने अप्लाई करना है यहाँ पे। इसको जब 760 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.77 ATM। सो द प्रेशर इज़ इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम के डिक्रीज़ करने से प्रेशर इंक्रीज़ हो गया।
यहाँ पे क्या था, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डबल्ड बाय रिड्यूसिंग इट्स प्रेशर टू हाफ। ठीक है, प्रेशर को कम करने से यहाँ वॉल्यूम बढ़ गया, यहाँ पे भी क्या हुआ, प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया। तो ये हमारे पास वही लॉ जो है वो जस्टिफाई हो गया कि प्रेशर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ करने से प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।